सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास, राना ताहिर जो एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं वो भी मेरे साथ हैं, सदीक साजिद हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट वो भी हमारे साथ हैं, तनवीर भट्ट जैसे ये जैमर थोड़े से हटते हैं गुजरांवाला जहाँ पर जलसा हुआ अभी इमरान खान साहब का, वो हमारे साथ होंगे। इसके अलावा अमेरिका से भी हमारे नुमाइंदे जावेद कौसर और नासिर क़यूम हमें ज्वाइन करेंगे क्योंकि बिलावल भुट्टो वहाँ पर है, वहाँ पर आज उनकी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, देखेंगे कि वो वहाँ पर क्या तरले डाल रहे हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर में हमें लाहौर से भी हमें हमारे नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे। आज की जो बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं दो, एक तो लाहौर में एक जलसा हुआ वकला का, एक ऐसा बड़ा जलसा जो कभी देखा नहीं किसी ने कि वकीलों का इतना बड़ा इज्तिमा जिसमें इमरान खान साहब स्टेज पर नहीं पहुँच सके और उन्हें रास्ते में ही उस क्राउड के अंदर खड़े होकर ख़िताब करना पड़ा। और अमूमी तौर पर तासुर ये था कि वकीलों की अक्सरियत नून लीग के साथ है और पीटीआई की वहाँ मकबूलियत नहीं है। लेकिन आज जो मनाज़र हमने देखे लाहौर में, जिस तरह जलसा हुआ वकला का और उसके बाद फिर गुजरांवाला का अवामी जलसा, नून लीग का गढ़ समझा जाता है गुजरांवाला को, यहाँ से जीतती रही है नून लीग। लेकिन आज जो वहाँ पर इमरान खान साहब का जलसा हुआ उसने माजी के जलसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और मुझे याद, मैं कर रहा था कि जो पीडीएम का पहला जलसा यहाँ पर हुआ था वो इससे आधा भी नहीं था, स्टेडियम भर चुका था। आज लोग सीढ़ियों पर भी बैठे थे, बाहर भी हज़ारों की तादाद में लोग थे जो स्टेडियम में अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। और ये एक तारीख़ी जलसा था। इमरान खान साहब ने बात भी वहाँ पर जो कि उसमें उन्होंने बेसिकली ये कहा कि तमाम लोग जो हैं, तमाम पाकिस्तानी, उनको आना चाहिए। ये कुछ सियासत नहीं है, ये एक जहाद है जो वो कर रहे हैं और ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए है। जलसे में क्या मनाज़र रहे और क्या कुछ हुआ, बिहाइंड द सीन क्या हो रहा था, वो जैसे ही अभी तनवीर भट्ट साहब से हमारा रब्ता होता है तो वो मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो एक दूसरा इशू बड़ा इस वक्त सामने है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद उस पर अमल दरामद की बात है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की कॉपी ले ली है, अभी फ़ैसला उन्होंने नहीं किया। जो लोटे पीटीआई के थे कि उनका क्या मुस्तकबिल होगा। और एक बड़ा सवाल ये है कि जो इलेक्शन हुआ था हमज़ा शहबाज़ का, उसकी अब कानूनी और आइनी हैसियत क्या होगी, क्योंकि अगर वोट शुमार नहीं किए जाएंगे जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया तो फिर तो जो हमज़ा शहबाज़ का इलेक्शन है उसमें उनके पास 186 वोट्स नहीं बनते। तो उनकी वज़ारत आला का क्या स्टेटस है। पीटीआई ने ये ऐलान किया है कि वो अदालतों में कल इस हवाले से जा रही हैं, अपनी पिटीशंस फाइल कर रही हैं। गवर्नर पंजाब जो हैं चीमा साहब, उन्होंने भी, उमर सरफराज चीमा, उन्होंने भी कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा है, उस नोटिफिकेशन को वो चैलेंज कर रहे हैं। तो अब क्या किस तरफ हम जा रहे हैं। और एक बड़ा सवाल कि जो एक पहले फ़ैसला हुआ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, अदालत ने उस पर अमल दरामद कराया और जब ऐसा लगा कि अमल दरामद उस तरह से नहीं हो रहा जैसे इंटरप्रिटेशन की जा रही थी तो रात के वक्त अदालतें खुली और उस फैसले पर अमल दरामद हुआ। अब एक बड़ा सवाल है कि ये जो फ़ैसला है इस पर अमल दरामद किस तरह से होगा, क्या हमें वैसी ही सख्ती नज़र आएगी, ये बड़ी अहम बात है। दूसरी तरफ कुछ इस तरह की बातें भी चल रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसमें बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इस मौजूदा सूरत हाल में वो सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून की तरफ देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इलेक्शन को रोकना या उसको मुलतवी करना, उस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट कोई भी ऐसा रोल प्ले करने के लिए तैयार अब नज़र नहीं आ रही जिससे जो कन्फ्रंटेशन की फ़ज़ा है उसमें इजाफ़ा हो। रिपोर्टेडली जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और जो इनके इत्तेहादी हैं वो अब ये इस्तदा कर रहे हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए या दूसरे कुछ कामों के लिए जिसमें उन्होंने अपने आप को बचाना है, ये केसेस ख़त्म करने हैं और नैब का क्रियाक्रम करना है, तो वो ये कहते हैं कि जी उतनी हमें इजाज़त टाइम की दे दें।
लेकिन जो मैसेजेस आ रहे हैं उसके मुताबिक जो मेरे पास इत्तला है ज़राए के हवाले से, कुछ आला शख्सियात से मुलाकात की कोशिश करने की भी कोशिश हुई इस हवाले से, लेकिन उन कोशिशों को अभी तक पजीराई नहीं मिली और एस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि कानून और आइन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक जो काम होगा उसमें वो हिस्सादार होंगी। और अगर कोई इससे हट के ताकत के बलबूते पर सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार को तूल देने की कोशिश कर रहा है तो एस्टेब्लिशमेंट उसका हिस्सा नहीं बनेगी। राजा आमिर अब्बास ने भी हमें ज्वाइन करना था, अगर हम अभी वो हमारे साथ नहीं है, अभी आते हैं तो उनसे हम कानूनी चीज़ पूछेंगे। लेकिन सदीक, चलें सबसे पहले मियाँ दाऊद हमारे साथ है और का जो कन्वेंशन है उस हवाले से उनसे पूछ लेते हैं। मियाँ दाऊद, आज बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ वकीलों का, तवक्को की जा रही थी कि इतना बड़ा इज्तिमा होगा? समी साहब, तवक्को तो ये नहीं की जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से तहरीक इंसाफ लॉयर्स विंग की तरफ से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया और ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो तहरीक इंसाफ के लॉयर्स थे उनको मोटिवेट करके इस फंक्शन को कामयाब बनाने की कोशिश की गई, तो वो बिल्कुल नजर आई। और ये देखने में आया कि न सिर्फ ऐवान इकबाल के अंदर वाला सारा हाल जो है वो खचाखच भरा हुआ था, बल्कि जो ऐवान इकबाल के बाहर जो जगह थी वो भी बड़ी तादाद के अंदर वहां के ऊपर मौजूद थे। ये लग रहा था कि जो कुछ वकला की तरफ से ये गुज़श्ता कुछ दिनों से कोशिश की जा रही थी कि इस इवेंट को जो है वो मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जाए, लेकिन बड़ा पीसफुली उन्होंने ये कोशिश की तहरीक इंसाफ के लॉयर्स के लोगों ने, कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया और ये एक कामयाब शो नजर आया जिसमें हर वकील की ये कोशिश थी कि वो ऐसा तासुर मिल रहा था कि जैसे वो जबरदस्ती नहीं लाया। अच्छा मियाँ दाऊद, अगर आप हमारे साथ अब सुन रहे हैं कि आप क्या आपका राब्ता? जी बिल्कुल जी। अच्छा मियाँ दाऊद, ये बताइए कि आम तौर पर तो ये जैसे तासुर था कि जो बड़ी बड़ी बार्स हैं वो नून लीग के साथ हैं और अदलिया पर ज़ाहिर है बेंच और बार का एक बड़ा ताल्लुक़ होता है। इसमें हमने देखा कि एहसन भून साहब ने मुख्तलिफ मुकदमात में नून लीग को रिप्रेजेंट किया, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं। फिर आज़म नज़ीर तारड़ भी उनके ग्रुप के हैं, वो भी एक बड़े वकीलों के बड़े अहम लीडर हैं, वो काबीना का हिस्सा हैं। तो वो कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस बन रहा था जिसमें फ़ैसले कुछ इस तरह के आ रहे थे। अब ये जो आज का जो जलसा हुआ वहाँ पर ऐवान इकबाल में, और उससे पहले जो फैसलाबाद बार के प्रेसिडेंट हैं, वो भी पाकिस्तान की दूसरी बड़ी बार है, उन्होंने भी तहरीक इंसाफ को बाकायदा उन्होंने तो ज्वाइन कर लिया। तो ये इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? देखिए जमीर साहब, बार एसोसिएशन के अंदर कुछ वकला के ग्रुपों की मुख्तलिफ सियासी जमातों की वाबस्तगी जो है वो तो एक तारीख रही है, लेकिन ये इस आज के फंक्शन के बाद ये तासुर बिल्कुल खत्म हो गया है कि पाकिस्तान की जो वकला कम्युनिटी है उसके ऊपर सिर्फ किसी एक ही जमात का जो है वो कंट्रोल है। क्योंकि आज के जलसे, आज का ऐवान इकबाल का जलसा जो है, इसको जो आप माजी के जलसों के साथ मुवाजना करें तो आज का जलसा जो है वो माजी के जलसों के मुकाबले में हो रहा है, क्योंकि लाहौर बार में और बार एसोसिएशन हमेशा मुख्तलिफ शख्सियात को जो है वो दावतनामे देती है, लेकिन उन फंक्शंस के अंदर इतना चार्ज क्राउड जो है, इतना पुरजोश क्राउड जो है वो माजी में कभी देखने में नहीं आया। कि बाहर जो है वो सड़क तक वकला की लाइनें लगी हुई है और वो किसी सियासी शख्सियत को जो है वो सुनने के लिए बेताब है। लेकिन आज इमरान खान के इस ऐवान इकबाल के इवेंट में ये बात बिल्कुल देखने में आई कि जो वकला है वो बाहर सड़कों तक मौजूद थे और वो इमरान खान की तकरीर जो है वो सुनना चाह रहे थे और वो अंदर जाना चाह रहे थे। इतना चार्ज क्राउड था। माजी के अंदर जो मुख्तलिफ एसोसिएशन से खिताब करने के लिए आती रही है तो वो खिताब इतना चार्ज नहीं होता था, वो क्राउड उतना चार्ज नहीं होता था। वकला जो है वो आम तौर के ऊपर जो न्यूट्रल वकला होते हैं किसी से वाबस्तगी नहीं रखते, लेकिन वो सुनना चाहते होते हैं सियासी शख्सियात को। माजी में हमने देखा कि वो एक वकला की किसी सियासी लीडर को सुनने की वो बहुत कम रही है। आज के क्राउड के मुकाबले में बहुत ज्यादा वकला जो है वो इस बात के मुतमन्नी नजर आ रहे थे कि वो इमरान खान के साथ अंदर जाकर
जो है वो खुले उनका खिताब सुने, और अंदर हाल के अंदर जो लोग खड़े हुए थे वो भी तंग होकर खड़े हुए थे। जो इस बात की अब अगर वो मुनाज़िर सारे देखें तो वो बिल्कुल नजर आता है कि बैठने की सीटिंग के अलावा खड़े होने की जगह भी जो है वो अंदर वाले इकबाल के अंदर मौजूद नहीं थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मियाँ दाऊद आपका। ऐसे मनाजिर जो बहुत अरसे के बाद नज़र आए, वकला न सिर्फ सुनना चाह रहे थे बल्कि इमरान खान के साथ सेल्फी बनाना चाह रहे थे, तस्वीर उनके साथ बनाना चाह रहे थे, खड़े होने की जगह नहीं थी अंदर, और इमरान खान स्टेज तक पर भी नहीं पहुंच सके, हॉल के अंदर ही उन्होंने खिताब किया और वो बिल्कुल वकला में घिरे हुए थे। इतना बड़ा वकीलों का एक ऐसा इज्तिमा, और बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट कर रहे थे मियाँ दाऊद कि आज वो तासुर ख़त्म हो गया कि शायद वकला पर एक जमात डोमिनेट कर रही है, मुस्लिम लीग नून डोमिनेट कर रही है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल, वहाँ पर जो वकला रहनुमा थे उन्होंने नून लीग का साथ दिया, लेकिन आज इमरान खान के साथ जो वकला ने उनका जो इस्तकबाल किया और इतनी बड़ी तादाद में आए, ऐसा लग रहा है कि वो जो आवाम में हम तब्दीली देख रहे थे, इमरान खान के जलसों में जो बड़ा बड़ा क्राउड देख रहे थे, वकला भी उसके असर से नहीं बच सके, और वो जो इमरान खान की हमायत का जो फीवर है वो आज हमने देखा कि वकला भी उसमें हमें बुरी तरह मुब्तला नज़र आए। अब राजा आमिर अब्बास ने हमें ज्वाइन कर लिया है। राजा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी समी, बिल्कुल आ रही है। जी, थैंक यू। अच्छा राजा आमिर अब्बास, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला, मुझे पता है आप कल से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाके इसी पर बात कर रहे हैं, ये बयान फरमाइए कि अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि मैं आज अता तारड़ को सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जी पहली अगर 186 वोट नहीं भी हैं तो दूसरी गिनती होगी और हमज़ा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे। क्या लगता है आपको कि ये क्या होगा और इम्प्लीमेंटेशन इसकी कैसे होगी इस फैसले की? देखिए, अता तारड़ साहब जो बात कर रहे हैं तो असूलन तो वज़ीर आला जो हैं हमज़ा साहब, उन्हें रिजाइन दे देना चाहिए, उन्हें खुद से छोड़ देना चाहिए कि चूंकि अब मैं मेजॉरिटी होल्ड नहीं करता, 25 आदमी जो से हैं उनको इसमें से माइनस करना है जो हमने वोट लिए थे, क्योंकि उनका जो काउंट है उसमें गिना नहीं जा सकता, गिनती नहीं उनकी हो सकती, और उसके बाद दोबारा से वजीर आला के इलेक्शन होंगे। जब वजीर आला के दोबारा से इलेक्शन होते हैं तो उसमें ये है कि जरूरी नहीं कि 186 अगर कोई ले तो उसमें जो सिंपल मेजॉरिटी ले लेगा, तो सिंपल मेजॉरिटी लेने के लिए फिर तो इलेक्शंस का ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे देखा जाएगा कि किसकी अददी उसमें ज्यादा नंबर्स आते हैं, तो उसमें असूलन पहले तो ये छोड़ दें, लेकिन लग ऐसे रहा है कि हमजा छोड़ेगा नहीं, और अल्टीमेटली जो दूसरी साइड है, हुकूमती साइड है, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ेगा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है उसकी रोशनी में हमजा शहबाज अब वजीर आला नहीं रहे, और फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें लाहौर हाई कोर्ट एक डिसीजन देगी और उसके बाद दोबारा से वजीर आला के इलेक्शन होंगे, दोबारा वजीर आला के इलेक्शन होंगे। अच्छा राजा आमिर अब्बास, ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसका रिव्यू भी तो फाइल हो सकता है। अगर इसका रिव्यू फाइल हो तो फिर इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्या वो फाइनल डिसीजन तक रोकी जा सकती है या इसको फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद करना होगा? नहीं, देखिए, रिव्यू तो कोई भी फैसला हो वो हो सकता है, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। जहां ये फैसला है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी और कुछ जो सा है प्रेसिडेंशियल जो सा रेफरेंस था, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का रिव्यू नहीं हो सकता कि जनाब वो तो एक ओपिनियन है, उन्होंने दे दी जो बाइंडिंग है। जहां तक आर्टिकल 184(3) की सुप्रीम कोर्ट की बात की जो जजमेंट थी, वो भी क्योंकि इसके साथ कंसोलिडेटेड एक जजमेंट आई है, इकट्ठी जजमेंट आई है, जिसमें 3 आर्टिकल्स इन्वॉल्व हैं, आर्टिकल 186, आर्टिकल 184(3) और आर्टिकल 187। तो उसमें अगर तो रिव्यू के साथ ये कुछ सस्पेंशन के इस जजमेंट को सस्पेंड किया जाए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को, तब तो बात बनती है। लेकिन आज तक हमने नॉर्मली देखा है कि रिव्यू में तो सिर्फ स्कोप बहुत कम होता है और कभी सस्पेंड नहीं होता कि उसकी जो एग्जीक्यूशन है या उस पर अमल दरामद ना हो, तो भले से रिव्यू लगाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि रिव्यू में वो जो पहले फैसला है उसको सस्पेंड किया जाएगा। और ये इन्हें फौरन से बेहतर, मेरे ख्याल में कल ही अगर ये लाहौर हाई कोर्ट में लगती है तो या तो कल ही फैसला आ जाए, नहीं तो परसों तक इन्हें
वजीर आला शिप छोड़नी पड़ेगी। हमजा परसों तक वजीर आला नहीं रहेगा और उसके बाद दोबारा से, और एक और ऑप्शन भी है कि अगर जो गवर्नर हैं, ऑल्दो के गवर्नर नहीं है वहां पे इस वक्त, स्पीकर साहब ने ओथ नहीं लिया, लेकिन अगर स्पीकर साहब गवर्नर का जो इनका नोटिफिकेशन हुआ है ले लेते हैं और हमजा को कहते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, गवर्नर को इख्तियार है, तो उस सूरत हाल में भी हमजा साहब वो नंबर पूरे नहीं कर पाएंगे और हुकूमत जो उनसी है उनकी डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। उमर सरफराज चीमा साहब भी कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करूँगा कि नोटिफिकेशन जो है वो गैर आइनी है। आप क्या समझते हैं, इसका क्या स्कोप है, किस हद तक आपको लगता है कि चीमा साहब की पिटीशन की पजीराई होगी? देखिए, लीगल क्वेश्चन तो है, क्योंकि जो वजीर आला का इलेक्शन होता है वो असेंबली की एक डिफाइंड प्रेमिसेस में होता है। जो गैलरीज हैं वो असेंबली के डिफाइंड प्रेमिसेस में नहीं आता और असेंबली में खड़े होके आप ऊपर से कर रहे हैं। और नंबर 2, ये किस किस्म का इलेक्शन है कि जनाब जिसमें जो स्पीकर ने सारा शेड्यूल दिया था उसे डिप्टी स्पीकर जो से हैं वो चेंज कर रहे हैं, तो ये वैलिड उनका है। और नंबर 2, वो अगर साथ ये भी ग्राउंड लेके आते हैं कि जो वजीर आला का रिजिग्नेशन था वो रिजिग्नेशन प्रॉपर नहीं था, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, वो गवर्नर को एड्रेस होना चाहिए था, वो वजीर आजम को हुआ, फिर वहां से आया और जो पहले गवर्नर थे उन्होंने इसको गलत तौर पे अलाउ किया था वो और कबूल किया था उस रेजिग्नेशन को। तो ये वो लॉ पॉइंट्स हैं, बट आई थिंक कि उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जो उनसी है वो आवाज़ नहीं आ रही जनाब राजा आमिर अब्बास की, कुछ शायद टेक्निकल कोई इशू है। बहरहाल बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये, अब फैसले फिर अदालतों में होंगे और वही बात कि अब जो फैसले आ चुके हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन, हमें तो जो अदालती ज़राए हैं उन्होंने ये बताया कि बहुत सख्ती से अमल दरामद होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल इस मामले में किसी तरह का भी कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है और ये किसी हद तक भी जाना पड़ा अदालत को तो अपने फ़ैसले को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए वो जाएंगे, क्योंकि यही आईन पाकिस्तान कहता है और ये तमाम इदारों पर, हुकूमतों पर ये लाजिम है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो जजमेंट आए उसको बिल्कुल उसकी स्पिरिट के मुताबिक उस पर अमल दरामद करना है। यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है। जब वापस आते हैं तो सदीक साजिद साहब से पूछेंगे कि इन इतलात में कितनी सदाकत है कि हुकूमत की तरफ से जो इस्तदा की गई है इस्टेब्लिशमेंट को कि हमें कुछ थोड़ा सा टाइम दिलवाएं, हमारी कुछ इसमें मदद करें, उसका कोई मौसर जवाब नहीं आया। यही जवाब आ रहा है कि जो आइन और कानून कहता है उसी पर ही सबको स्टिक करना पड़ेगा। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो सिचुएशन बनी है उस पर हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सदीक साजिद साहब से एक सवाल किया था कि दरख्वास्त की जा रही है इस्टेब्लिशमेंट से कि हमारी मदद करें, थोड़ा टाइम दिलवाएं, नैब ख़त्म करनी है, केसेस बंद करने हैं और ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला तो कुछ करने नहीं दे रहा, हिलने नहीं दे रहा। मेरी ये इत्तलात हैं कि वहाँ से कोई जवाब अच्छा नहीं आया, कोई पजीराई नहीं मिली इस दरख्वास्त को। सदीक साजिद साहब, ज़रा आप अपना तज्जिया विद द इंफॉर्मेशन ज़रा पेश करें सर। बहुत शुक्रिया समी साहब। ये अक्टूबर तक तो वैसे भी ये कह रहे हैं जी इस्लाहात का जो एक अमल है वो हम अगर हम मुकम्मल करें या ना करें, इलेक्शन कमीशन ख़ुद कह रहा है जी कि ये हम तैयार नहीं हैं अक्टूबर तक इलेक्शन करवाने के हवाले से। और यही ये चाह रहे थे कि कल जी अगर जितना भी दबाव है हमें अक्टूबर तक का ही वक्त मिल जाए। लेकिन वो जिस तरह इमरान खान के जलसे हैं या वो टाइम मांग रहा है या वो कह रहा है जो इलेक्शन का आप ऐलान जो है वो करें, अब तो 2 दिन रह गए हैं क्योंकि उसने मुल्तान के जलसे में ऐलान करना है लॉन्ग मार्च की तारीख़ का। जो रात एक मीटिंग हुई थी उसमें जो नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक था, जो कि इत्तेहादियों का इजलास था, उसमें जो आप बात कर रहे हैं ये बात उसमें हुई थी और उसको इस तनाज़र में इस बात को किया गया कि ये अकेले हम ये बोझ नहीं उठा सकते। ये वाला जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है, जो 4 साल का जो उनके बकौल जो गंद जो है इमरान खान छोड़ कर गया है, तो हम उसका क्यों उठाएं। इसमें उन लोगों को भी आना चाहिए जो लोग जो हैं जिन लोगों की वजह से ये मुमकिन हुआ। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो उन्होंने
उन्होंने कहा कि पहले तो आप हमें कहते थे कि हम न्यूट्रल नहीं हैं, अब अगर हम न्यूट्रल हो गए हैं तो इस किस्म की बातें जो है वो ना की जाएं, आप जाने, और अगर आप मामलात को संभालना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर फ़ैसला जो है वो कर लें। फिर आपको पता है नैब वाली बात आपकी ठीक है, केसेस जो आप ख़त्म करने वाली बात कर रहे हैं वो तो मैं तो उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करता, लेकिन नैब वाला तो नैब के तो ये पार्क उतरने जा रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, वो अगले हफ्ते ही आपको पता चल जाएगा कि जो बजट जब इजलास शुरू होगा उसमें 2 किस्म की इस्लाहात ला रहे हैं, एक तो नैब वाली है, दूसरी जो है वो साथ ही साथ इंतखाबी इस्लाहात हो, ये जो इस हुकूमत के वो ख़ास तौर पर समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए वोट डालना, इन दोनों चीज़ों को ये जो है वो तरमीम करेंगे या उसको ख़त्म करेंगे, या उसके ऊपर ये एक ड्राफ्ट जो है ये बना रहे हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, फ़ारूक नायक और दीगर लोग मिलकर। एक और जो बात है उनकी तरफ जो आपने कहा उनकी तरफ से जवाब ही आया जी, वो कहीं हम कहते हैं ना साढ़े वालों जवाब ही जे उधर उनकी तरफ से जवाब ही है। हाँ ये बात है, ये इसमें कोई शक नहीं, उन्होंने कहा जी कानून और आइन का जो रास्ता होगा वो रास्ता हम इख्तियार करेंगे, इससे बाहर हम जो है वो नहीं जाएंगे। अब ये सोच रहे हैं उनकी हमायत हासिल करने के लिए ये मशवरा नवाज शरीफ ने वैसे दिया शहबाज शरीफ को कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाएं, उसमें जो है हमारी अस्करी क़यादत भी मौजूद होती है, उनके सामने आप तमाम सिचुएशन रखें जो मुल्क के मुआशी इस वक्त सूरत हाल है उनको रखें, और फिर सख्त फ़ैसले करने के हवाले से, ताकि ये पता चल सके कि इन फ़ैसलों में वो भी शामिल थे या अकेले हमारे फ़ैसले नहीं हैं। तो वो 2-3 दिनों में वो भी मीटिंग जो है वो सुना है कि वो कॉल की जाएगी और उसमें उनके सामने जो है वो तमाम तर सूरत हाल रखी जाएगी। लेकिन सदीक साजिद, इसका ये आप जो बात कह रहे हैं बड़ी ये अहम बात है कि ये तो ऐसा है कि जैसे मलबा डालने की कोशिश की जा रही हो। पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ज़ामन हैं, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमें पॉलिटिक्स में ड्रैग ना करें, और ड्रैग करना भी नहीं चाहिए उन्हें। ये जो सियासतदानों का काम है, अगर ये अपना काम ऐसे तरीके से नहीं कर सकते और मलबा उन पर डालने की बात कर रहे हैं, यानी उनकी इज़्ज़त को दाव पर लगाने की बात कर रहे हैं, जो उनका पाकिस्तान की आवाम के साथ जो एक रिलेशनशिप है उसको अगर इम्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये तो वो बात है जो फिर जो लोग खदशात का इजहार कर रहे थे कि इनसे आप होशियार रहें, ये तो सिर्फ अपने मफाद के लिए या अपने फ़ायदे के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, तो ये वो बात तो फिर दुरुस्त हो गई। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और ज़ाहिर है जी जब वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी में उनको जब वो बुलाएंगे उनको तो आना पड़ेगा, वो ना आए तो उनके नुमाइंदों को आना पड़ेगा, एक मौक़िफ़ तो वो देंगे, ज़ाहिर इससे वो इनकार तो नहीं कर सकते। लेकिन ये बात नहीं, अब आप ये कह रहे हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से अप्रूवल लेंगे? जी इस समेत जितने भी मैं ना सदीक साजिद साहब जो बात कह रहे हैं ना नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ये चीज़ें नहीं देखनी है, और ये जो शहबाज शरीफ साहब की कोशिश है ये मैं नहीं समझता कि किसी सूरत कामयाब हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान बार बार कह चुके हैं कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं, जो कुछ करना है वो खुद करें ये लोग सियासत में। मसला ये है समी साहब कि आपने जो बात की कि ये शुरू दिन से इनका एक एजेंडा है जिस पर ये हुकूमत में आए थे, और वो एजेंडा नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से जो वो गुफ्तगू करते रहे वो कोई ढकी छुपी है। मसला ये है कि अब फंस गए हैं। आपने जो बात सही शुरू में कही है अब उस पर अमल दरामद होना है, और अगले 1-2 दिनों में ही होना है। ये जो अदालत उज़्मा का फैसला है लोटा क्रेसी के हवाले से, इस पर समी साहब अमल दरामद होना। उसके बाद इनके हाथ पांव ना सिर्फ इनके फूल गए हैं, इनके दादियों के भी फूल गए हैं। वो कहते हैं कि जब पंजाब हाथ से निकल जाएगा तो उसके बाद आगे क्या रह जाएगा। ये लोग जो कहते थे कि जी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहे, इमरान खान फलां नहीं कर रहे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से, अब ये इनको क्यों नहीं कल ख्याल आया कि जब अदालत उज़्मा ने फैसला दिया हमजा शहबाज साहब अपना सामान उठा के चीफ मिनिस्टर हाउस खाली कर देते। ये किसी सूरत भी इक़्तिदार छोड़ने के लिए इस तरीके से तैयार नहीं, ये आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन आज जो सामने आया है लाहौर में वकला का कन्वेंशन, वो मियाँ दाऊद ने सही बात की कि हर तरफ वकील ही वकील थे उसके ऐवान इकबाल के बाहर भी। उसके बाद ये कहाँ रहेंगे? और एक जी आपकी बात अदालतों के फैसले अब इन्हें मानने पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा सदीक साजिद, ऐसा लग रहा है कि ये सियासी तौर पर भी मुकाबले की कोशिश कर रहे हैं, सारे रिसोर्सेज लगा के सरगोदा में कल एक जलसा करने की कोशिश कर रहे हैं हमजा शहबाज, वहाँ पे मरीम नवाज़ भी जाएंगी। आज वो एक नई जो बिल्डिंग बनी हुई थी स्टेडियम की, दीवारें गिरा दी हैं, और डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जी हम तो प्रोटोकॉल देंगे, वज़ीर आला आ रहे हैं तो उनका जो जलसा है वो हमने करवाना ही करवाना है और सरकारी वसाइल इस पर लगने हैं।
तो ये जो इतने बड़े बड़े जलसे हुए, ये उसका सियासी मुकाबला मतलब एक बिल्कुल मजाक वाली बात है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई इनका इरादा नहीं है कि जो अदालत उज़्मा है उसके फैसले को ये माने समझें। ये तो बिल्कुल ढिठाई पर ऐसा लग रहा है कि ये तो इक़्तिदार के लिए मर जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको। नवाज शरीफ ने रात वाली मीटिंग में कहा, और उन्होंने कहा कि आप इमरान खान के बड़े बड़े जलसों से मत घबराएं। गुजरात का जलसा देख लें, हमारा नून लीग का हमने बहुत बड़ा जलसा किया। तो छोटी सी जलसी थी वो तो, चलो सर ये उनका मौका, कुर्सियां खाली, कुर्सियां खाली, वो तो समीर साहब उनका मौका, मेरी बात भी शर्म आती है। तो शेर बने ना, आ जाए। मेरी बात तो अपनी राय नहीं दे रहे। अच्छा सॉरी, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं, मैं आपकी राय नहीं दे रहा, बात तो सुन लेना सर। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब तो ये भी आपके हक में बोल पड़ी हैं अलीना भी जी। हक में नहीं बोली, मैं कह रही हूँ कि वो अपनी राय थोड़ी दे रहे हैं। जी सदीक साहब, मैं तो रात की कहानी बता रहा हूँ, आप मुझे बात मुकम्मल ही नहीं कर रहे। प्लीज सर प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ ने ये बात कही समी साहब कि गुजरात का जलसा हमने बड़ा करके दिखाया, आप इमरान खान के बड़े जलसों से ना घबराएं, हम इनसे बड़े जलसे करेंगे। तो फिर मियाँ उन्होंने जरदारी ने बोला कि मियाँ साहब फिर इंज करो, आप वापस तो आएँ, आप वापस आएँ, तो फिर आप मैं और आप इकट्ठे जाकर इनका मुकाबला करेंगे, मौलाना साहब भी हमारे साथ होंगे। तो वो नवाज शरीफ ने कहा इंशाल्लाह मैं जल्द आपके साथ हूँगा। लेकिन अब वो ये भी सोच रहे हैं कि वीडियो लिंक के ज़रिए एक आधे जलसे से जिस तरह का इमरान खान का दबाव बढ़ता जा रहा है उसका मुकाबला करने के लिए। और ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि पहली बार नहीं है कि नून लीग ऐसे जलसों के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करेगी। ये माजी में भी जब ये पंजाब में इनकी हुकूमत थी तो जिस तरह लोग इकट्ठे किए जाते थे, तो वो एक इनका है। अब ज़ाहिर है इतना बड़ा जलसा जो आज गुजरांवाला में इमरान खान ने कर दिया, उसका जवाब ये सरगोदा में देने की कोशिश तो करेंगे। फिर इन्होंने उकाड़ा में रखा हुआ है, मरीम नवाज़ को इन्होंने आगे किया हुआ है, लेकिन दबाव है, बहुत ज़्यादा दबाव है इनके ऊपर, इन्हीं चीज़ों के ऊपर कि अगर ये यहाँ पे तो इस्लामाबाद में 50,000 या लाख लोग भी आ गए तो इनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह इमरान खान चल रहा है चीज़ें, ये सारी वो ऐसी बात नहीं, वो डिस्कस नहीं कर रहे। दूसरी बात, जो मलबा डालने वाली आप बात कर रहे हैं, वो इसी वजह से ये लोग कह रहे हैं कि भाई अगर अब हम आकर बैठ गए, तनहा हम कुछ कर नहीं सकते। जिन ममालिक के पास गए थे उन्होंने अभी तक कुछ दिया नहीं। IMF के साथ आज बातचीत शुरू हुई है, वो देते या नहीं देते वो 10 दिन बाद पता चलेगा। बजट आगे ये बना रहे हैं, उसकी तरजीहात क्या होंगी वो भी पता नहीं है। ये सारी चीज़ें ये सोच रहे हैं, तो इसी वजह से ये कह रहे हैं ना कि जनाब ये एक मीटिंग बुलाकर हम उनको भी सारी सूरत हाल से आगाह करें। अब ये फौरी इलेक्शन भी करवाएंगे। अच्छा, एक और बात जरदारी साहब ने जो है वो रात कही, उन्होंने कहा कि अगर हम फौरी इलेक्शन भी करवा देते हैं, इमरान खान हार गया तो वो नतायज नहीं मानेगा, अगर हम हार गए तो हम नहीं मानेंगे, फिर क्या सिचुएशन होगी। ये है, उन्होंने कहा इन चीज़ों को भी सोचें। इस वजह से उन्होंने कहा जी इस्लाहात है, उसका जो एक प्रोसेस है उसको शुरू करें। इस पर फिर एक यू टर्न उन्होंने भी ले लिया। पहले MQM तो इसकी हामी थी, रात MQM ने कहा कि नहीं जी अब आप जो मरदमशुमारी और हल्का बंदियाँ हैं वो लाजमी करें, उसके बगैर आप इलेक्शन में ना जाएँ, क्योंकि वो हमारा तो सबसे बड़ा मुतालबा ही वही था। तो वो भी इस चीज़ की तरफ जो वो आ गए। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है, एक दबाव, सियासी दबाव बहुत ज़्यादा इनके ऊपर है। ये जो 13 जमाती जो इत्तेहाद है, और इनको अभी कोई निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। जलसे खेलने से तो क्या होगा। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है सदीक साजिद कि अगर MQM ने यू टर्न लिया है, ये तजावीज़ दे रहे थे कि इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन ना होना मुल्क की बदनसीबी होगी। अब अगर उन्होंने कहा है कि नहीं जी अब मरदमशुमारी तक इलेक्शन ना हो, तो इसके पीछे कोई कहानी हो सकती है। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, अभी आपने ये बयान फरमाया तो, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। और अब क्योंकि मुझे एक छोटा सा राना साहब वक्फ़ा लेना है, वक्फे से जब वापस आते हैं तो आपको मैं बिलावल भुट्टो की एक तस्वीर दिखाऊंगा। वो वाशिंगटन में खड़े हैं, वज़ीर ख़ारजा जो अमेरिका के हैं, सेक्रेटरी ख़ारजा, उनके सामने जिस तरह वो हाथ बांधे हुए खड़े हैं, मगरिबी लिबास ज़ेब तन करके, टाई शाई लगा के। इधर हमने देखा उन्होंने जलसों में, मैंने कभी उनको सूट टाई में नहीं देखा, लेकिन जैसे ही वाशिंगटन पहुँचे हैं वैसे ही जैसे उनके आका ने कपड़े पहने हुए हैं वैसे ही कपड़े पहन के हाथ बांध के ग़ुलामों की तरह खड़े हो गए हैं। शायद इसी तरह के लोग अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लिए। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बिलावल भुट्टो अमेरिका में है, नासिर क़यूम हमारे नुमाइंदे न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। एक बिलावल भुट्टो की तस्वीर है, वो खड़े हैं मिस्टर ब्लिंकन के सामने, जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं अमेरिका के। ये देखें, हाथ बांधे हुए हैं और सूट पहना हुआ है। मैंने पाकिस्तान में तो बहुत अरसे से नहीं देखा उनको सूट पहने हुए।
और बिल्कुल शायद इसी तरह के बंदे चाहिए अमेरिका को पाकिस्तान में हुक्मरानी करने के लिए। आंखें देखें झुकी झुकी सी और हाथ बंधे हुए, कपड़े वही उन्हीं के पहने हुए, और अमेरिकी झंडे के सामने खड़े हैं, अपने झंडे के सामने नहीं खड़े हुए। पता नहीं अब नुमाइंदगी पाकिस्तान की कर रहे हैं कि अमेरिका की कर रहे हैं। बहरहाल नासिर क़य्यूम साहब, ये अमेरिकी झंडे के सामने खड़े हो गए बिलावल भुट्टो, पाकिस्तानी झंडे पर ब्लिंकन, ये अमेरिका को इख्तियार दे दिया है, पाकिस्तान का कुंजी दे दी है सारा के ले जनाब, ये भी आप ही की रियासत है। देखिए समी साहब, मेरा ख्याल है कि आप वो तस्वीर की बात करें जो थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्टेक आउट हुआ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सेक्रेटरी ख़ारजा ब्लिंकन के साथ, तो कन्फ्यूजन में वैसे भी वो जब से आए हैं यहाँ पे थोड़ा सा वो दबाव का शिकार लग रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज से लग रहे हैं, इतना कंफर्टेबल नहीं है। और जो चीज़ मैंने महसूस की जब एयरपोर्ट पे वो यहाँ तशरीफ़ लाए कल, और उसके बाद अब तक अभी जब उनका स्टेक आउट ख़त्म हुआ, उसके बाद मीटिंग ख़त्म हुई ब्लिंकन से, उनकी सेक्रेटरी ख़ारजा से, तो उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दिया किसी भी मीडिया के नुमाइंदे से बात करने का। हालांकि अल जज़ीरा इंटरनेशनल मीडिया खड़ा होता, हम लोग वहाँ पे मौजूद थे, बल्कि बोल टीवी शायद एक वाहिद प्राइवेट चैनल था पाकिस्तान का जो कि वहाँ पे स्टेक आउट के अंदर मौजूद था। तो मैंने उस वक्त क्वेश्चन करने की भी कोशिश की वहाँ पे स्टेक आउट में, लेकिन वहाँ पे भी जवाब नहीं दिया गया। और उसके बाद जो मीटिंग हुई उसके बाद भी जो है वो किसी किस्म का जवाब दिए बगैर बिलावल भुट्टो जो है वो रवाना हो गए यहाँ से अक़वाम मुत्तहिदा से। नासिर, ये अमेरिकी झंडे के सामने क्यों खड़े हो गए जाके? वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं। जी जी बिल्कुल, ये उनको बिल्कुल सोचना चाहिए था कि ये सिचुएशन जो है वो हो सकती है, लेकिन जहाँ पे उनको खड़ा कर दिया गया वो खड़े हो गए। यही तो ये अच्छा, इसका आप ये कह रहे हैं कि बस आप ये कह रहे हैं कि हमारे जो वहाँ पर लीडरान हैं जहाँ पर उन्हें खड़ा कर दिया जाए, जो उनसे बुलवाना हो बुलवा लिया जाए, यही अमेरिका को चाहिए था और यही बिलावल भुट्टो ने किया। पाकिस्तानी झंडे के सामने उन्होंने ब्लिंकन को खड़ा कर दिया, तो पाकिस्तान का इख्तियार दे दिया फिर, इसका मतलब। सर देखिए, उसको अब जैसे अब जहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है वहाँ पे आप खड़े हो जाते हैं। स्पेशली जब अमेरिका में आपको जिस भी साइड पे खड़ा होना होता है वो आपको जहाँ पे आप मौजूद हैं उनकी बात सुननी पड़ती है। और मेरा ख्याल है जो कुछ ये हुआ है बिलावल भुट्टो के साथ, वो मेरा ख्याल है कि वो कन्फ्यूजन में हुआ। इसलिए कहा जाता है कि इतने बड़े ओहदे के लिए आपको कोई ऐसा शख्स चाहिए होता है जो कि एक्सपीरियंस भी हो और जिसमें एतमाद की कोई कमी भी ना हो, और वो जो इतनी जल्दी दबाव में ना आ सके। जैसे आपने इसको पिक्चर को पॉइंट आउट किया, तो मैं भी इसको इतना ज़्यादा गौर से देख नहीं सका जितना आपने इसको महसूस किया और आपने इसको आवाम को दिखा रहे हैं। जो पाकिस्तानी है उसका दिल तो नासिर, जो पाकिस्तानी है उसका दिल तो फट जाता है ना कि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा अमरीकी झंडे के आगे खड़ा हो, और वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या कुछ कहता है, वो पाकिस्तानी झंडे के सामने खड़ा हो के पाकिस्तान का जाहिर करे कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो बड़ा सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं, डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं, इस पर तो बड़ा ये तो दिल फाड़ देती हैं ये चीज़ें नासिर। जी जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब तक आपके यहाँ पे फुली, जिसको आपको कहते हैं कि प्रोटोकॉल, इज्जत और एहतराम और इंटेग्रिटी, ये बड़ी ज़रूरी होती है जब आप किसी और दूसरी बात ये कि ये जो जितना भी स्टेक आउट हुआ, ये कोई वाइट हाउस में नहीं हो रहा था, ये तो अक़वाम मुत्तहिदा में हो रहा था। यहाँ पे हमारे सारे जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद थे और वो महसूस नहीं कर सके। हमारी एक सीनियर ऑफिशियल थी वाशिंगटन डीसी से, वो भी यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन उन्होंने भी इसको शायद पॉइंट आउट नहीं कर सकी और उनको बताया नहीं गया था कि प्रोटोकॉल की सिचुएशन क्या होनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि देखिए सर, ये तो ऑप्टिक्स की बातें हैं, जो असल बात वो ये है कि हम ये समझ रहे थे कि कुछ ऐसी बात बाहर आके की जाएगी मईशत के हवाले से, जो IMF के अंदर जो रिव्यू एक बातचीत चल रही है, जो टॉक्स चल रही हैं, उसके हवाले से कल फॉरेन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा था कि वो पाकिस्तान की कुछ मदद करेंगे और IMF को बोलेंगे कि पाकिस्तान को इस हवाले से जो है वो कोई रिलीफ दिया जाए या बेल आउट पैकेज के अंदर। और इसके अलावा भी जो है वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो स्टेक आउट होगा या जो मीटिंग है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग कही जा रही थी, उसके बाद कोई ऐसा ऐलान सामने आएगा या कोई ऐसी बातचीत की जाएगी। ना तो ब्लिंकन ने बात की, सेक्रेटरी ख़ारजा ब्लिंकन ने, और ना ही बिलावल भुट्टो ने इस हवाले से कोई भी बात की। हम इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई एलामिया, जो अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ इस मुलाकात का, अगर वो एलामिया सामने आता है तो फिर हमें पता चलेगा उस हाल से क्या बातचीत है। लेकिन जो कुछ पाकिस्तान में सियासी महाज पे हो रहा है, समी इब्राहिम साहब, उसने यहाँ पे अमेरिका में भी बहुत सारे अवानों को जो है वो कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया है। और ये अमेरिका में बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें सोच रहे हैं इस वक्त। बहुत शुक्रिया नासिर क़य्यूम
आपने बड़ी आपकी इनपुट, और ये बड़ी दिल दुखाने वाली तस्वीर हैं। वज़ीर ख़ारजा अगर वो पाकिस्तान के तौर पर गए हैं तो पाकिस्तान की इज़्ज़त तकरीम का उन्हें ख्याल करना चाहिए। और ये बड़ी दिल दुखाने वाली बातें हैं, इस तरह हाथ बांध कर खड़े होना, सहाफ़ियों के सवालात का जवाब ना देना, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात ना करना, ये बड़ा दिल तोड़ने वाली बात है। और फिर ये जो इमरान खान बात कर रहे हैं, ये सारी बातें जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो ये साबित कर रहा है कि इनको बनाया ही इसलिए गया, इन हुक्मरानों को, इस हुकूमत को लाया ही इसलिए गया कि जो बोल ना सकें। बकौल इमरान खान के वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो पता नहीं कहाँ पॉलिश करते रहते हैं, और बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पर अगर गए हैं तो वो जिस तरीके से खड़े हैं, बड़ी एक अफसोसनाक ये तस्वीर हमें नज़र आई। बड़ा गयूर लोगों का मुल्क है, 22 करोड़ गयूर लोगों का मुल्क है, एक एटमी ताकत है, और मुसलमानों की सरबराही का एजाज़ हासिल रहा है पाकिस्तान को। लेकिन ये जो मनाज़र हैं आज बड़े ही शर्मनाक और बड़े ही अफसोसनाक मनाज़र हैं। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊं, जो विज़डम है लोगों की वो बड़ी ज़बरदस्त है, और जो तस्वीर आ रही हैं उसमें एक तस्वीर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अब ये सोशल मीडिया पर है और ये एक सटायर है, इसको देखें। ताया नस गया, अब्बा फंस गया, मारो तालियाँ। अब ये सोशल मीडिया पर किसी ने बना के लगाया। अब देखें ये दिस इज़ हाउ पीपल आर एक्सप्रेसिंग देयर सेंटिमेंट। और इस बात से खौफजदा हुकूमत रोज़ाना लगा दो FIA को पीछे, सोशल मीडिया के पीछे लगाओ, कहते हैं जी ये तौहीन करते हैं। अब अब्बा फंस गया, ताया नस गया, ये बात तो सही है ना। वो तो 1.5 महीना हो गया, भाई की हुकूमत है, पाकिस्तान वापस आने की हिम्मत नहीं है। अभी भी वीडियो लिंक्स पर खिताबात की बात हो रही है, तो वो कहता है मारो तालियां कि मैं देखो वज़ीर आला बन गया हूँ। अब ये एक सोच है, लोग इस तरह से देख रहे हैं, और ये चीज़ ऐसी है जो जिसे सटायर है, और वो बेस्ट पॉलिटिकल कमेंट होता है। हमने दिखाया इसलिए, किसी की खुदा ना खास्ता तज़लील हमारा मकसद नहीं है, बट लुक एट द विजडम ऑफ पाकिस्तानी पीपल। ये बाल देखें, अब देखें मरियम नवाज के तो नहीं ये अब बाल आप देखें, इसमें एक शरीफ खानदान के जो बड़े हैं वो माशाल्लाह बड़े ज़हीन लोग हैं, खूबसूरत भी हैं, लेकिन बालों की नेमत से महरूम हैं, और वो मसनूई तौर पे लगाते हैं बाल। इसमें अब इसने बाल उठाए हैं। ये देखिए, ये एक तस्वीर एक बंदे ने बनाई है, और इसको एक सटायर समझ के ही आप लें। इलेक्शन करा लो। इसको ये मत समझें कि हम कोई किसी की तजलील कर रहे हैं। इसको उसी पैराए में लें जैसे अखबार में कार्टून छपता है कि ताया नस गया, अब्बा फंस गया, मारो तालियां। सदीक साजिद साहब कुछ कमेंट फरमाएंगे इस पे? आप राना ताहिर साहब ज्यादा बेहतर नहीं आपका बनता है। चले कोई भी, राना साहब आप कर दें कमेंट। देखिए समीर साहब, ये लोगों की हिस्से मज़ा है, लेकिन मैं इससे ज्यादा चाहता हूं कि आप जो बिलावल भुट्टो के आपने जो मनाज़र देखे, वो के जो मनाज़र है ना समी साहब, वो तो बड़े तकलीफ दे हैं, इसमें कोई शक नहीं। देखें, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा जाए वहाँ अमेरिका में, तो उसको पाकिस्तान के वक़ार को सामने रखना चाहिए। सबसे बुनियादी चीज़ जो होती है वो मुल्क का वक़ार होता है, और कतई तौर पर इस तरीके, हम ये नहीं कहते कि किसी के साथ कोई लड़ाई करनी होती है, आपको अच्छे अंदाज में वहाँ उनके साथ खड़े होना चाहिए, बात करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, जिससे आप लगे कि आप एक बावकार मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं समी साहब। लेकिन जो लोग ये जो चूं चूं करते थे सिलेक्टेड, तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं, जो इस तरह वज़ीर ख़ारजा बन जाते हैं हादसाती तौर पर, उनसे यही तवक्को करनी चाहिए कि वो फिर अपने आकाओं के सामने इसी तरह खड़े होंगे। जी अलीना, बिलावल को अपनी सियासत करनी चाहिए, ना कि उसके वालिद की सियासत करनी चाहिए, और यकीनी सी बात है उन्हें तैयार होकर ही आना चाहिए, क्योंकि भुट्टो साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो स्पीचेस जो है ना वो शीशे के आगे खड़े होकर करते थे, जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाते थे तब तक वो स्पीच नहीं करते थे। तो कम से कम उन्हें अपने नाना से बहुत चीजें मेरे ख्याल में सीखनी चाहिए। 30 सेकंड ना करें, खुदा का 30 सेकंड सदीक साजिद। तैयारी के साथ जाना चाहिए था। उनके चेहरे से जो घबराहट है वो एक नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि फॉरेन ऑफिसर ने उनको सही तरीके से ब्रीफ भी नहीं किया। इसी वजह से अभी नासिर क़यूम साहब कह रहे थे कोई मीडिया स्टेक आउट नहीं है, सवालों के जवाब नहीं है। तैयारी होनी चाहिए भाई। अब अमेरिका जा रहे हैं, आपने पाकिस्तान का केस रिप्रेजेंट करना है। अब क्या कहा है, क्या एलामिया आता है, हमें क्या पता क्या चीज़ उन्होंने वहाँ पे डिस्कस की है। और वो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, खड़े होने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, ये जो बॉडी लैंग्वेज होती है बहुत कुछ बता देती है, और वो बता भी दी है। बहुत शुक्रिया सदीक साजिद, राना ताहिर और अलीना इलियास। इजाज़त दीजिए, आज का तज्जिया कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।